सभी सम्मानित धम्म बंधुओं को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं डॉक्टर DN बौद्ध आप लोगों के सामने आज क्रिमिनल अवार्ड और पूना पैक्ट के बारे में विस्तार से बताना चाहता हूँ। साथियों, इसके पहले आपको यह बताना चाहूँगा कि अंबेडकर साहब के जीवन संघर्ष में अछूतोद्धार के लिए जो संघर्ष कर रहे थे, उस अछूतोद्धार और अंग्रेज़ों से जो अपने प्रतिनिधित्व का अधिकार मांग रहे थे, उसमें सबसे जो बड़ा बाधा बन रहे थे भारत में, जब दूसरे गोलमेज सम्मेलन से वापस आए तो उसमें सबसे ज़्यादा SC ST OBC के लोग जो माला मंच माइक के लालच में हिंदुओं के कठपुतली बन करके अंबेडकर साहब का ही विरोध कर रहे थे। लेकिन अंबेडकर साहब का मनोबल कुछ विद्वतजन और युवा वर्ग ने सहयोग किया, जिसकी वजह से अंबेडकर साहब का मनोबल कमज़ोर नहीं हुआ और संघर्ष में लगे रहे। आज भी हमारे देश की यही हाल है कि कुछ चमचा दलाल माला मंच माइक के लोभी, पद के लोभी, अपने ही लालच में एक सांसद विधायक अपने ही लोगों का हक अधिकार ख़त्म कर रहे हैं। यह स्थिति पहले भी थी अंबेडकर साहब की। इसलिए सभी धम्म बंधुओं से अनुरोध है कि सावधान रहें और सुरक्षित रहें, अपने हक अधिकार के प्रति दृढ़ संकल्पित रहें और यह वीडियो पूरा सुने, तभी आपको पूरा पैक्ट का सही रूप से विस्तार से आपको अध्ययन पता चलेगा। साथियों, लंदन से लौटकर 28 दिसंबर 1931 को जब गांधी बम्बई में जहाज़ से उतरते हैं तो हजारों अछूतों ने उनको काले झंडे दिखाए। यह शायद अहमदाबाद में जब कांग्रेसियों द्वारा बाबा साहब को दिखाए गए काले झंडे के निंदनीय प्रयत्न की प्रतिक्रिया थी। लेकिन जहाज से उतरते ही गांधी ने अपने प्रमुख स्वागतकर्ताओं ने कहा कि अछूतों की समस्या को सुलझाना हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। दोहरी चाल चलते रहे। इन दोहरी चालों से बचने होने की ज़रूरत थी। वस्तुतः बात यह थी कि लंदन में जो कि सारी दुनिया के विचारवान लोगों का एक क्लब सा था। विभिन्न वर्गों के भारतीयों की गोलमेज सभा हुई और उन सभा में अछूतों की राजनीतिक अधिकारों के संबंध में एक महान राजनीतिक हिंदू नेता की हैसियत से गांधी का अछूतों के उच्च कोटि के विद्वान कहे जाते थे। लेकिन स्वाभिमानी नेता, स्वाधीनता के लिए लड़ने वाले, स्वाधीन चेतना के रूप में नेता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के साथ संघर्ष हुआ, जिसमें हर बात में निरुत्तर होते रहने और अपने राजनीतिक दावपेच की हर चाल का खंडन हो जाने के कारण गांधी जी की बड़ी ही झेप हुई। अतः अपना अछूत हितैषी होने का दावा मजबूत बनाने और अपनी गिरी हुई साख को कायम करने के लिए गांधी को लंदन में ही अपनी पहली मान्यताओं को बदलने पर मजबूर होना पड़ा। उन्हें महसूस हुआ कि आज़ादी हासिल करने के लिए अछूतों की समस्या को सुलझाना सबसे पहला कर्तव्य होगा। इससे पहले इसे घरेलू मसला समझाया जा सके। इस बदली हुई मनोवृत्ति का परिचय लंदन से ही मिलने लगा था। गोलमेज सभा की समाप्ति पर लंदन में मनीषी वर्ग में एक सार्वजनिक सभा आयोजित करके गांधी को दुनिया के सामने अपने विचार प्रकट करने का जो निमंत्रण दिया, इस सभा में अछूतों के संबंध में बोलते हुए गांधी ने कहा था जो उनके अंदर परिवर्तन आया। लोगों के विचार और गोलमेज सम्मेलन से कानून से भी अधिक शक्तिशाली रूढ़ियों से अछूतों का इतना नीचे गिरा दिया है कि प्रत्येक विचारवान हिंदू को उससे लज्जित होकर के प्रयासित करना चाहिए। यह दोहरा मापदंड की जो हिंदूवादी व्यवस्था जो अछूतों के सामने रखे थे, उससे बहुत ही प्रयासित होना पड़ रहा था। अतएव मैं ऐसे कठोर कानून के पक्ष में हूँ जो मेरे इन देश के भाइयों का उच्च कहलाने
वालों द्वारा किए जाने वाले तमाम अत्याचारों को जुर्म करार दे रहा हूँ। इस वक्तव्य से में गांधी ने यह रूढ़िवादी शब्द का जगह शास्त्रज्ञों शब्द का प्रयोग किया होता तो वह सत्य से अधिक निकट होते, क्योंकि रूढ़ियाँ हेतुहीन मान्यताओं का नाम है और मान्यताएं प्राय धर्मादिदेशों से बना करती हैं। किंतु ऐसा कहने से शायद गांधी जी की हिंदू धर्मनिष्ठा बाधक थी। फिर भी उच्च जातियों के इन आचरणों को लज्जाजनक अत्याचार और जुर्म करार देना गांधी जी की बदली हुई मनोवृत्ति का परिचायक अवश्य है। यही कारण था कि जब गांधी जी लंदन से भारत लौटे तो उन्होंने अपने साथियों को अछूतों की समस्या सुलझाना सबसे पहला कर्तव्य बताया। लेकिन यहाँ आज़ादी के दीवाने पंडित जवाहरलाल नेहरू देश में तूफानी दौरा करते हुए देशवासियों को करबंदी और कानून भंग के लिए उत्तेजित करके प्रतिज्ञाएं करा रहे थे। इरादा यह था कि गांधी अगर लंदन से मुमकिन आज़ादी नहीं ले कर लौटते हैं तो अंग्रेजी हुकूमत को फौरन उलट दिया जाए। इसी से कांग्रेसी लीडरों की गिरफ्तारी हो रही थी और गांधी भी तीसरे ही दिन गिरफ्तार कर लिए गए वहाँ से लौटते ही। उधर अंबेडकर साहब गोलमेज की समाप्ति होते ही 5 दिसंबर को लंदन से अमेरिका गए और अमेरिका से लंदन लौटकर 29 जनवरी 1932 को मुंबई पहुँचे। बम्बई में उनका शानदार स्वागत हुआ और मौलाना शौकत अली के साथ उनका जुलूस निकला। सैकड़ों संस्थाओं ने उन्हें मानपत्र अर्पित किया, लेकिन हिंदू शक्ति और हिंदू अखबार बाबा साहब की निंदा करने और उनकी योजनाओं को भंग करने में लगे रहे और इस के पीछे सबसे ज़्यादा अछूत के ही अधिकार को दिलाने में खटिया लुटिया माला मंच पाने वाले लोग ही अछूत नेता ही अंबेडकर साहब का विरोध में थे। परंतु कुछ मजबूत अंबेडकरवादी अंबेडकर के सहयोगियों के कारण अंबेडकर का कारवां आगे बढ़ता गया और वो अपने पद और पावर के लिए डटे रहे, अपने अछूतोद्धार के लिए अपने कार्य पर तत्पर रहे। उन दिनों राज बहादुर और श्री MP राजा केंद्रीय असेंबली में दलितों के प्रतिनिधि थे। हिंदू महासभाइयों ने हिंदू महासभा का अध्यक्ष बना देने की मिथ्या प्रलोभन देकर उन्हें तोड़ लिया था और हिंदू महासभा के सभापति डॉक्टर मुंजे के साथ सुरक्षित सीटों और संयुक्त चुनाव के लिए राजा मुंजे पैक्ट हो गया। इस पैक्ट में कहा जाता है कि संयुक्त चुनाव मान लेने पर अछूतों को व्यवस्थापिका सभाओं में उनकी संख्या के अनुसार 18% सीटें देने का वादा था। परंतु जिन कारणों से अछूतों की सभाओं में इन पैक्ट का विरोध किया उनमें एक यह था कि यह पैक्ट अछूतों के परम विश्वसनीय नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की अनुपस्थिति में बगैर उनकी सहमति के किया गया और हिंदुओं के सर्वोपरि नेता गांधी जी की भी इसमें सहमति न थी। दूसरे जिस दिन सभा में यह पैक्ट हुआ उसकी कार्रवाई गलत असंवैधानिक थी। 21 फरवरी को दिल्ली में श्री देवीदास जाटव ने लीडर कॉन्फ्रेंस नाम से एक सभा बुलाई, किंतु श्री राजा जी ने इसका नाम ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की वर्किंग कमेटी की मीटिंग दे दिया। इस पर श्री खाड़ेकर और मी राजभोज ने भी सभा में ही वैधानिक आपत्ति की तथा अछूतों ने विरोध में जबरदस्त प्रदर्शन भी किया। फिर भी धांधलीबाजी में हिंदू अखबारों ने राजा मुंजे पैक्ट छपा ही दिया। दूसरी गोल में सम्मेलन के बाद जब लॉर्ड लोथियन की अध्यक्षता में इंडियन फ्रेंचाइजी मताधिकार कमेटी भारत में यह तहकीकात करने आई कि व्यवस्थापिका सभा में मेंबर चुनने का अधिकार किन किन लोगों का होगा, देसी रियासतों की हैसियत क्या होगी,
महकमे का बंदोबस्त कैसे होगा और मुसलमान, ईसाई, सिख, अछूत और अल्पसंख्यकों को काउंसिल में अपने मेंबर अलग चुनने का अधिकार दिया जाए या नहीं। इन सब कमेटी के सामने राजा मुंजे पैक्ट पेश कर दिया गया, किंतु उस समय बाबा साहब वहाँ मौजूद थे। बाबा साहब ने एसोसिएशन के मेंबरों की तादाद पूछी तो मंत्री गवई और प्रेसिडेंट राजा जी बगले झांकने लगे। इसमें लॉर्ड लेथियन को उसी समय भाषित हो गया कि राजा मुंजे पैक्ट बिल्कुल बोगस है, लेकिन हिंदू शक्ति, इनकी कांग्रेसी हिंदू सभाई और आर्य समाजी, श्रद्धानंद मेमोरियल ट्रस्ट वाले और सनातनी सभी शामिल थे। बड़ी धूम से निर्धन अछूत लीडरों को रुपए का प्रलोभन और दबाव डालकर फर्जी सभाएं करा रही थी। इन सभाओं में बाबा साहब को देशद्रोही आदि अपशब्द कहकर उनका तिरस्कार और विरोध किया जाता था और गांधी पर विश्वास के प्रस्ताव पास किए जा रहे थे और हिंदू अखबार मोटी मोटी हेडिंगें देकर इन फर्जी और बेहुदा कार्रवाइयों को छाप रहे थे। इतना ही नहीं, हिंदू लोग लेथियन कमेटी को गांव की दशा दिखाने ऐसे गांव में ले गए जो हिंदू जमींदार के थे। वहां गरीब असहाय अछूतों को पुराने उजड़े कपड़े पहनाकर, अच्छे कपड़े पहनाकर द्विजातियों के बीच में खड़ा किया गया और धमकी और दबाव बस डालकर उनको कहलवाया गया कि गांव में उन्हें कोई अछूत नहीं मानता है, वह बहुत सुखी से रह रहे हैं, उन्हें कोई शिकायत नहीं। इतनी झूठा प्रपंच और मिथ्या मायाजाल रचने में हिंदू समस्त संसार में अपने शानी नहीं रखते। अर्थात आज भी इसी तरह का माला मंच माइक देकर के आपके ही लोगों को आपके ही खिलाफ अधिकार के लिए खड़ा कर देते हैं। आज भी ऐसी ही पार्टियों में भी ऐसा होता है कि आप ही के खिलाफ दुश्मन पार्टियां आप ही के लोगों को आप ही के खिलाफ खड़ा करके वोट लेके जितवा करके आप ही खिलाफ सारे अधिकार खड़ा करके करा रहे हैं। ऐसे ही लोगों के कारण हमारा देश का बहुत बड़ा नुकसान हुआ और हो रहा भी है। जो हिंदू खोपड़ी ईश्वर को भी मनुष्य बताकर मनमाना नचनी का काम नचा सकती है, तो वह स्वयं के लिए क्या क्या झूठे करिश्मे नहीं कर सकती। इधर आदि हिंदू सम्मेलन आंदोलनों के प्रवर्तक स्वामी अछूतानंद ने तूफानी दौर करके उत्तर भारत में स्थान स्थान पर सभाएं कराकर राजा मुंजे पैक्ट का विरोध किया और बाबा के साहब के नेतृत्व और उनकी मांग का समर्थन किया। साथियों, इसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी ने संघर्ष किया, बाबा साहब का मनोबल बढ़ाया, तो आदि हिंदू आंदोलन के प्रवर्तक स्वामी अछूतानंद का स्मरणीय रहेगा। 7-8 मई 1932 को कमेटी सीपी में राव साहेब, मुनि स्वामी पिल्ले और HLC मद्रास के सभापतित्व में ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ। इसमें भी राजा मुंजे पैक्ट की निंदा और बाबा साहब के नेतृत्व और अछूतों के हक में उसके द्वारा की गई मांगों का समर्थन किया। इस दलित कांग्रेस ने जिस समय PM राजभोज और राजा मुंजे के समर्थक थे, बोलते हुए खड़े हुए कि इतना हुड़दंग मचाए कि उन्हें बोलने नहीं दिया गया। कुछ लोगों ने उन्हें पीटना भी शुरू कर दिया। अर्थात जो राजा मुंजे एक्ट के लोग समर्थक के वो मार भी खाए, उनके कई लोगों की चोटें आई, उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। इसके बाद 26 मई को बाबा साहब पुनः लंदन गए। इन सब क्रियाकलापों को बताने के लिए पुनः अम्बेडकर साहब को मजबूरन जाना पड़ा, क्योंकि यह अम्बेडकर साहब के पूना पैक्ट के समझौते, जो गोलमेज सम्मेलन समझौते के बाद की ये घटनाएं होने लगी, इसको पुनः अम्बेडकर साहब लंदन जाना पड़ा। मांग को वहाँ के प्रमुख पुरुषों को बताया और हिंदुओं ने जो गलत प्रोपोगंडा किया है उसकी भी पोल खोली। 17 अगस्त को बाबा साहब बम्बई आए और 20 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक निर्णय
अर्थात कम्युनल अवार्ड की घोषणा हुई, जिसमें दलितों के प्रथम निर्वाचन को स्वीकार कर लिया गया था। यानी 20 अगस्त 1932 को ही कम्युनल अवार्ड की घोषणा हो गई थी और यह प्रथम निर्वाचन स्वीकार कर लिया गया था तथा आम चुनाव में भी वोट देने और उम्मीदवार होने का भी अधिकार उनको दे दिया गया था। कम्युनल अवार्ड अर्थात आपको मताधिकार का प्रयोग करने का अधिकार और चुनाव लड़ने का अधिकार भी मिल गया था। यह बाबा साहब की जीत थी और गांधी की हार थी। गांधी जी उस समय यरबदा सेंट्रल जेल में थे। इस खबर से वह इतने खिन्न हुए कि उन्होंने वहीं से ब्रिटिश प्रधानमंत्री को सूचित किया कि 20 सितंबर से अछूतों के प्रथम प्रतिनिधित्व के विरुद्ध, यानी जो प्रतिनिधित्व चुनाव का मिला उसके विरुद्ध आमरण अनशन प्रारंभ करूंगा। गांधी की इस सूचना से उत्तर में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने उनको लिखा कि सरकारी फैसला विभिन्न जातियों के न्यायपूर्ण हकों का ख्याल रखकर किया गया है। वह उस समय तक बदला नहीं जा सकता जब तक सब क्रिमिनल संप्रदाय आपस में समझौता करके, सभी संप्रदाय आपस में समझौता करके कोई योजना पेश न करें, जैसा कि निर्णय के साथ ऐलान किया गया है। सर रैमजी मैकडोनाल्ड प्रधानमंत्री के इस उत्तर का नतीजा यह निकला कि गांधी कांग्रेस या दूसरे हिंदू आदि सांप्रदायिक निर्णय में कोई परिवर्तन कराना चाहते हैं तो वे पहले अछूतों के साथ समझौता करें। कहने का मतलब ये था प्रधानमंत्री का कि अछूतों के अधिकार को अगर कोई भी छोड़ना चाहता है या करना चाहता तो पहले अछूतों से करे, तभी हो सकता है, अन्यथा नहीं। जिन्हें वे अपना दासानुदास अति शूद्र समझते हैं। अर्थात अंबेडकर साहब की तरफ इंडिकेशन था कि अगर अंबेडकर साहब इस बात को मान लेते हैं तभी हम कोई परिवर्तन करेंगे, अन्यथा नहीं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री के इस उत्तर से सारा पासा पलट गया। हिंदू शक्ति ने बाबा साहब के विरुद्ध जितनी तूफाने बदतमीजी की थी वह सब मिट्टी में मिल गया और गांधी के भूखे रहकर मर जाने का अनैतिक दबाव ब्रिटिश सरकार पर से हटकर अछूतों के साथ समझौता हो जाने पर आ पड़ा। समझौता नेता करते हैं, अछूतों का कौन ऐसा नेता है जिसके साथ किया गया समझौता सारे अछूतों को मान्य हो। इस कसौटी पर कसे जाने पर जितने अछूतों के स्वार्थी और नकली नेता थे सब पीतल के बर्तन की तरह निकले, अर्थात गलत साबित मुखौटाधारी साबित हुए। उनकी आव जाती रही, अर्थात एकमात्र बाबा साहब और उनके सभी साथी सच्चे नेता के रूप में खरे सोने की तरह चमकते हुए निकले। उनका नाम इसीलिए सत्यमेव जयते कहा गया कि सत्य की विजय होगी। गांधी और गांधी जी के अनुयायी कांग्रेसी और सारे हिंदू लीडर की आंखें अछूतों के त्रासा बाबा साहब अम्बेडकर पर टिक गईं और इस झूठ की काली पट्टी फट गई। डॉक्टर अम्बेडकर अछूतों के नेता नहीं है, अर्थात असली मददगार अछूतों के नेता सभी हिंदुओं को, सभी कांग्रेसियों को पता चल गया कि अम्बेडकर के सिवाय दूसरा कोई नहीं है। यह निर्णय जो है प्रधानमंत्री का रहा। बाबा साहब ने गांधी के अनशन के संबंध में पहले निम्नलिखित खराब वक्तव्य किए थे। मैं इन राजनीतिक झांसों की परवाह नहीं करता हूँ। मैं उस व्यक्ति की बात समझ सकता हूँ जो अपने विरोधी की सच्चाई को मानता हुआ समानता की शर्तों पर समझौता करने के लिए सच्चे दिल से प्रयत्न करे। यदि गांधी हिंदू समाज के हितों के लिए प्राणों की बाजी लगाकर लड़ना चाहते हैं तो मैं अछूत समाज की मजबूरन अपने हितों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाकर लड़ेगा। इसके बाद ही बाबा साहब ने यह भी घोषणा की कि गांधी के आमरण उपवास की घोषणा अछूतों के हित के विरुद्ध है और गांधी की इस आशंका का अपने पेन तर्कों के से खंडन करके यह सिद्ध कर दिया कि अछूतों के पृथक प्रतिनिधित्व का अर्थ ही नहीं है कि ये हिंदू समाज से अलग हो जाएं। गांधी जी की आमरण अनशन की घोषणा के विरुद्ध में प्रयाग में अछूतों की एक सभा हुई जिसमें सर्व
श्री स्वामी अछूतानंद, चौधरी श्यामलाल बरेटा, बलदेव प्रसाद जायसवाल प्रभृति अछूत नेता उपस्थित थे। इस सभा में अछूतों के स्वतंत्र अधिकारों के विरुद्ध गांधी के अनशन को घृणित अमानुषंगिक अत्याचार कहा गया। सभापति स्वामी अछूतानंद ने सर्वसम्मति से यह वक्तव्य किया कि गांधी का यह आमरण अनशन अछूतों के राजनीतिक अधिकार के पनपते पौधे को जड़ से ही उखाड़ फेंकने का कि निष्ठम प्रयत्न और अछूतों का अमानवीय अत्याचार है। हम किसी भी दशा में संयुक्त निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार नहीं कर सकते। हिंदू लोग नासिक सत्याग्रह में समय कहे थे, जो अब अपने देव मंदिरों में अछूतों के लिए दरवाजे खोलने का जो ढोंग रच रहे हैं, ये हिंदू वास्तव में अछूतों को अपना समझते हैं तो धारा सभाओं को और लोकल वार्डों में उन्हें कुछ सीटें क्यों नहीं दे देते। हिंदुओं के साथ संयुक्त निर्वाचन अछूतों के लिए खतरा है। हम इस खतरे की मोल नहीं ले सकते। साथियों, दक्षिण में काठमांडू में श्री मुनि स्वामी पिल्ले और MLC के, जो कि ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन के अध्यक्ष थे, सभापतित्व में एक सभा हुई जिसमें सभापति की ओर से ऐलान किया गया कि भारत के अछूत हजारों वर्षों से हिंदुओं के अत्याचार के शिकार बने हुए हैं। अब जबकि उनके स्वतंत्र राजनीतिक अधिकारों की घोषणा हुई तो उसके विरुद्ध गांधी जी का आमरण अनशन हिंदुओं के अत्याचार रूपी आग को भड़काने और अछूतों को पनपने न देने का अनैतिक प्रयत्न है। राजनीति में जबरदस्ती धर्म को घुसेड़ना गांधी को इतिहास में अपने नाम को सदा के लिए कलंकित करना है। मैं दक्षिण भारत में हिंदू मनोवृत्ति से भली भांति परिचित हूँ और मैं जोरों के साथ कहता हूँ कि संयुक्त निर्वाचन प्रणाली अछूतों की उन्नति को मौत के घाट उतार देगी। आखिर 20 सितंबर आ ही गया। गांधी ने आमरण अनशन आरंभ कर दिया। सारे देश में क्षोभ और चिंता की लहर दौड़ गई। गांधी के प्राण बचाने के लिए दौड़ धूप जारी हो गया। पंडित मदन मोहन मालवीय ने 19 सितंबर को ही बम्बई से एक सभा की, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रड़े, मुंजे, ठक्कर और पंडित हृदयनाथ कुरूज, श्री राजगोपालाचार्य, मिशन कासम, सर चिमनलाल सेटलवाड़, डॉक्टर सोलंकी और डॉक्टर अम्बेडकर साहब, N शिवराज और MP राजा भी सम्मिलित थे। इस सभा में बाबा साहब ने कहा, अछूत जातियों के हितों के विरुद्ध गांधी जी का आमरण अनशन अत्यंत दुखद जनक है। गांधी का जीवन बचाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को प्रयत्न करना चाहिए, किंतु एक बात निश्चित है कि गांधी जी के प्राण बचाने के दबाव में अछूतों के हितों के विरुद्ध मैं कोई प्रस्ताव स्वीकार करने को तैयार नहीं हूँ। इस सभा की एक बातें विशेष उल्लेखनीय है। जैसे मचले हुए बच्चे को फुसलाया जाता है, उसी तरह बाबा साहब को फुसलाने के लिए राज बहादुर M और C राजा ने, जिन्हें कि हिंदू महासभा के अध्यक्ष बनाने का झांसा दिया गया था, क्योंकि बाद में किसी ने पूछा तक नहीं। हिंदू नेताओं ने पंडित मालवीय जी और मुँह करके अनुरोध किया कि वे इस बात का बीमा कर दें कि अब अछूतों के साथ ऐसा बर्ताव किया जाएगा जिससे उनके ऊपर आरोपित मजबूरियों का आतंक हो जाएगा। पंडित मदन मोहन मालवीय ने तुरंत इस प्रस्ताव का समर्थन कर दिया और कहा कि उनका इलाहाबाद का निजी मंदिर अछूतों के लिए खोल दिया गया है। इसके बाद डॉक्टर मुंजे ने दूसरा चुटकुला छोड़ा। आपने एक अमली सलाह देते हुए फरमाया, अगर डॉक्टर अम्बेडकर साहब पृथक निर्वाचन प्रणाली त्याग देने का वादा करें तो जो रियायतें वह चाहें उन्हें हम दे देंगे। और यह भी कह रहे थे कि लगता है कि सारे हिंदुस्तान की तरफ से उन्हें शायद सफ़ेद का ठेका मिल गया था। शायद डॉक्टर मुंजे यह समझते थे कि जैसे R.V. राजा जी को हिंदू महासभा का सभापति बनाने का प्रलोभन देकर उन्होंने पैक्ट कर दिया था, उसी तरह अम्बेडकर साहब को भी भुलावा देकर अपने माफिक कर लेंगे।
परंतु महाविद्वान अंबेडकर साहब उनकी कुटिल नीति को तुरंत समझ गए। उन्होंने फौरन मुंह तोड़ उत्तर दे दिया, मैं किसी भी नेता से, चाहे वह सवर्ण हिंदू हो, अछूत हो या व्यक्तिगत रूप से, कोई गारंटी नहीं चाहता, चाहे उसके प्रस्ताव में गांधी की अनुमति ही क्यों न हो, जिन्होंने इस समय एक नया संकट पैदा किया है। अगड़ों के बचने के लिए गांधी जी सीधे से संधि की चर्चा उचित होगी। इस उत्तर को सुनकर डॉक्टर मुंजे बाबा साहब के मुंह को टुकुर टुकुर ताकते ही रह गए। इसके बाद यह सभा समाप्त हुई और हिंदुओं की प्रतिनिधि मंडल गांधी जी से परामर्श करने के लिए पुणे रवाना हुआ। लेकिन बाबा साहब का उत्तर पहले ही सुन गांधी शायद मौत से डर गए और उन्होंने तुरंत सर तेज बहादुर सप्रू को निम्न आशय का तार दिया, जन्म से मैं एक सवर्ण हिंदू हूँ, किंतु अपनी इच्छा से मैं एक अछूत हूँ। इतना बड़ा ड्रामेटिक शब्द बोले कि मैं एक अछूत हूँ। मैंने इस जहरीले प्याले का अंतिम घुट पी लिया है। मौत और जिंदगी के बीच एक छोटी सी जगह में मैं आपको लिख रहा हूँ। मैं मलाबार और उड़ीसा में कुछ अछूतों से मिल चुका हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे कुछ सीटें रिजर्व कर देने से उनकी उन्नति नहीं होगी। उनकी उन्नति केवल हिंदू सुधारकों के प्रबल प्रयत्न से ही हो सकेगी। जब मैंने देखा कि अछूत हिंदुओं के पृथक हो जाएंगे और हिंदुओं को उनका सुधार करने का अवसर ही न रह जाएगा, तब मेरी आत्मा ने पार्थक्य से के पृथक विद्रोह कर दिया। मैं जिसे चाहता हूँ और जिस चीज़ के लिए जिंदा रहूँगा वह है अस्पृश्यता का निर्मूल कर देना। अतः मैं चाहता हूँ कि अछूतों और हिंदुओं में एक जिंदा समझौता हो जाए, जिस पर आज ही से अमल शुरू हो जाए। और मैं चाहता हूँ कि समझौते के बाद एक सभा हो जिसमें हिंदू और अछूत आपस में गले मिले, प्रदर्शन और नाटकी ढंग से नहीं वरन सच्चे मातृभाव से अपने जीवन में इस स्वर्ण की पूर्ति के लिए ही मैंने धधकती आग में कूदने का निश्चय लिया है। ऐसा गांधी जी का विचार था, इसकी राजनीति से किसी भी रूप में कोई संबंध नहीं है। इसीलिए वो धार्मिक विचारधाराओं को अपील कर दिए। यह केवल मेरे कार्य का धार्मिक और नैतिक रूप है। मैं धर्म को उससे सबसे विशाल के रूप में देखता हूँ। मुझे विश्वास है कि मैं इस प्रश्न का गहराई तक पहुँच गया और इसलिए यह वैधानिक स्वराज्य से बढ़कर महत्वपूर्ण आध्यात्मिक प्रश्न बन गया है। यह आमरण अनशन मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं ईश्वर की आज्ञा से पूर्ण विश्वास करता हूँ। इस तार को पाकर सर सप्रू शायद सिहर उठे। वह तुरंत इलाहाबाद से मुंबई पहुँचे और सच तो यह है कि सर सप्रू के प्रयत्न से ही पूना पैक्ट संभव हुआ। सर तेज बहादुर सप्रू हिंदुत्व के नरक से ऊपर उठे हुए मानवता के उज्जवल लोक में विहार करने वाले विद्वान थे और गांधी हिंदुत्व से चिपके हुए थे। फिर भी स्वाधीनता संग्राम के नायक होने से सर सप्रू उनका बहुत सम्मान करते थे और इस अछूत हिंदू संघर्ष को मिटा देना वह देश के लिए आवश्यक समझते थे। सर सप्रू ने लंदन की गोलमेज सभा में भी अछूतों का सुरक्षित प्रतिनिधित्व और प्रथम चुनाव स्वीकार कर लिया था। बम्बई समझौता सभा का समाचार जो डेपुटेशन गांधी जी से परामर्श करने पूना आया और यरबदा जेल में गांधी जी से मिला, तो सब बातों के उत्तर में गांधी जी का मत यह प्रकट किया गया कि गांधी जी ने पृथक चुनाव का एकदम विरोध किया और संरक्षकों के साथ संयुक्त चुनाव को भी मंजूरी नहीं किया, परंतु उन्होंने यह कहा कि यदि कॉन्फ्रेंस संरक्षणों को स्वीकार कर देती तो वह भी मान लेते। कॉन्फ्रेंस समझौते की शर्तें तैयार करें। महात्मा गांधी की इस इच्छा के अनुसार 20 सितंबर
को बम्बई में फिर नेताओं की बैठक हुई। इस बैठक में बाबा साहब ने कहा गया कि वह समझौते की शर्तें तैयार करें। बाबा साहब ने अपने साथियों से सलाह करने की मोहलत मांगी, किंतु उन्हें समय नहीं दिया गया। अतः बाबा साहब अपनी समझ से ही एक समझौता योजना तैयार करने लगे। यहाँ तक कथनीय है कि यरबदा जेल में जिस समय बाबा साहब गांधी से मिले थे, यह भी एक साजिश का शिकार था, क्योंकि सभी अपने सहयोगियों से मिल के करते तो अच्छा करते, लेकिन उन्हें अच्छा करने के लिए सहयोगी मनोबल बढ़ाने वालों को साथ मिलने नहीं दिया गया। तो गांधी ने उन्हें पारस्परिक समझौता कर लेने को कहा था। इस पर बाबा साहब ने कहा था कि मेरे और मेरे भाइयों के समाधान की बात तो यह है कि हमें उचित मशवरा मिले। मैं आपसे और सभी हिंदुओं से कहना चाहता हूं कि हमें अपने बदले का स्पष्ट आश्वासन मिलना चाहिए। और गांधी के हाँ कर लेने पर बाबा साहब समझौते के प्रश्न पर सोचने लगे थे। कम्युनल अवार्ड में अछूतों को बहुत कम सीटें मिलने से बाबा साहब खिन्न थे। बाबा साहब ने 21 सितंबर को नेताओं की कॉन्फ्रेंस से दलितों की ओर से निम्नलिखित योजना पेश किए थे। जो बाबा साहब की योजना की शर्तें थीं, प्रांतीय काउंसिल में मद्रास प्रांत में 30, बम्बई में 16, बंगाल में 50, पंजाब में 10, यूपी में 40, बिहार उड़ीसा में 20, मध्य प्रांत में 20 और आसाम में 11 सीटें दलितों की दी जाएगी। इन सीटों का चुनाव दूसरा था सुरक्षित स्थानों के साथ संयुक्त चुनाव द्वारा हो। यही है डबल वोट का पावर। बशर्ते पहले 10 साल तक मद्रास में 18, बम्बई में 10, सीपी में 10, बंगाल में 10, आसाम में 4, बिहार उड़ीसा में 7, पंजाब में 5, यूपी में 12 सीटों के लिए आम चुनाव से पहले एक पहला चुनाव हो, जिसमें आम चुनाव में खड़े होने वाले 2 दलित हों। तीसरा उनका था कि पहले 10 साल के बाद सुरक्षित स्थानों के साथ संयुक्त चुनाव के तरीके से सीधा चुनाव होगा। दलितों के विशेष प्रतिनिधि का अधिकार 15 साल तक रहेगा और इसके बाद यह प्रश्न दलितों की राय से तय किया जाएगा। 5वीं शर्त, केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा में दलितों के विशेष प्रतिनिधित्व का अधिकार वैसा ही रहेगा जैसा कि प्रांतीय काउंसिल में। 6, दलितों के बालिग मात्र को वोट देने का हक होगा। प्रांतीय तथा केंद्रीय दोनों काउंसिलों में उन्हें एक सा वोट देने का हक होगा। साथियों, 7वां, म्युनिसिपल, लोकल, डिस्ट्रिक्ट, तालुक बोर्ड, ग्राम पंचायत, स्कूल बोर्ड, पंचायत तथा अन्य स्थानीय संस्थाएं जो मौजूद हैं या आइंदा खोली जाएं, उनमें दलितों के उनकी वहां की जनसंख्या के अनुसार प्रतिनिधित्व दिया जाए। केंद्रीय तथा 8वां, केंद्रीय तथा प्रांतीय सरकारी नौकरियों में दलितों को जनसंख्या के अनुपात में योग्यता अनुसार जगहें दी जाए। साथ ही ऐसी व्यवस्था की जाए कि उनकी संख्या पूरी करने के लिए शिक्षा आदि संबंधी कानून नियम सरल बनाए जाएं। 9वां है, प्रत्येक प्रांत में दलितों की आबादी के अनुपात में शिक्षा के ग्रांट अलग करके उससे शिक्षा की व्यवस्था की जाए। 10वां, शासन विधान में व्यवस्था की जाए कि यदि दलितों की शिक्षा, सरकारी नौकरी और सफाई आदि के संबंध में गफलत न की जाए, जो ये वायसराय और गवर्नरों से उसी तरह अपील कर सकेंगे जिस तरह कनाडा में है। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि संख्या के अनुपात में अछूतों को 18% सीटें मिलना चाहिए और अखबारों में छपी सर तेज बहादुर सप्रू की बताई बात है कि राजा मुंजे पैक्ट के अनुसार जैसे अछूत सभाओं में मंजूर नहीं किया। संयुक्त चुनाव की शर्त पर हिंदू महासभा अछूतों को 18% संख्या के अनुसार 256 सीट देने को तैयार थी
और लंदन की अल्पसंख्यक की सभा में बाबा साहब ने 15% के हिसाब से 223 सीटें मांगी थी, किंतु बाबा साहब ने अपनी योजना में शायद गांधी जी के प्राणों का ख्याल करके केवल 197 सीटों की ही मांग पेश की थी। मतलब यह था कि घटाकर मांगने से हिंदू बिना आपत्ति के उन्हें मंजूर कर देंगे। लेकिन खेद है कि गांधी और हिंदू नेताओं ने बाबा साहब की कम सीटों वाली योजना को भी स्वीकार नहीं किया और कहा गया कि ये मांग असंभव है। सच पूछिए तो प्रेम और भाईचारा की कलाई इसी जगह खुल गई और ईमानदारी का इतना थोड़ा सा भुगतान देने में ही दिवाला दिखने लगा। मांगे पेश होते ही मोल भाव होने लगा और हिंदू अखबार बाबा साहब को बुरा भला कहने लगे। बाबा साहब, श्री निवासन राजा और पिल्ले आदि अछूत नेताओं पर अनेक प्रकार के अनैतिक और नाजायज दबाव डाला जाने लगा। महात्मा गांधी के प्राण बचाओ नारा इस दबाव का अमोघ ब्रह्मस्त्र घोष था। अछूत नेताओं को मौन होना पड़ा और समझौते की शर्तों की काट छांट का काम सर तेज बहादुर सप्रू और जयकरण जैसे निपुण हाथों में आया और गांधी जी से परामर्श करने के लिए हिंदू नेता पूना चले गए। 22 और 23 सितंबर को पूना में खूब बहसें हुई, खूब सलाह मशविरा हुआ और अत्यंत बुद्धिमानी के साथ सर सप्रू जयकरण योजना तैयार हो गई। हिंदू नेताओं ने तो उसे बनाया ही था, अतः सभी हिंदू उससे सहमत थे, किंतु अछूत नेताओं को उस पर हस्ताक्षर कर देने भर की देर थी। इतने में ही 24 सितंबर को डॉक्टरी रिपोर्ट निकली कि महात्मा गांधी जी की हालत बहुत ही नाजुक है। गांधी जी के अनशन से देश में एक तूफान सा आ गया। सारे देश में सभाएं हो रही थीं और अछूतों को फुसलाने के लिए सहभोज हो रहे थे। बड़े बड़े वकील झाड़ू और फड़ुही लिए सड़कें और नलियां साफ कर रहे थे। अछूतों को देव दर्शन कराए जा रहे थे। एक और हिंदू लोग अछूतों के साथ सहभोज कर रहे थे, दूसरी ओर गोबर आदि पंचगव्य पीकर अपनी शुद्धि भी करते रहे थे। और बम्बई का अजीब दृश्य था। बड़े बड़े हिंदू नेताओं की सैकड़ों सुंदरियां रमणियां बाबा साहब के घेरे हुए महात्मा गांधी के प्राणों का दान की भीख मांग रही थीं, जिसमें मिसेज कमला नेहरू, मिसेज कैप्टन और मिसेज हंसा मेहता तो बाबा साहब के पीछे ही पड़ गई थी। 3 मीनारें जहां बाबा साहब रहते हर वक्त घूमती रहती थीं और बाबा साहब जब बाहर जाते तब वह उनका साथ न छोड़ती। अपनी बड़ी बड़ी तृष्णापूर्ण आँखों, याचनाओं पूर्ण मुखाकृति से महात्मा गांधी के प्राणों की भीख मांगती थीं। दूसरी ओर सर सप्रू, जयकरण, टैगोर, मालवीय, बिड़ला और राजगोपालाचारी और राजेंद्र प्रसाद जैसे प्रभावशाली हिंदू नेता बड़े बड़े आश्वासन और ऊंची नीचे दिखाकर दबाव डाल रहे थे। ऐसे विकट स्थिति में ऐसे मनोवैज्ञानिक महामायाजाल से बेचारे असहाय अछूत नेताओं के हृदय का क्या हाल हुआ होगा। कितना विवश होकर उन्होंने 24 सितंबर 1932 को समझौते पर हस्ताक्षर किए। हस्ताक्षर हो जाने के बाद इस समझौते का नाम पूना पैक्ट रखा गया। इसके बाद गांधी के पास भेजा गया। उन्होंने इसकी शर्तों को गौर से जांच की और जांच के बाद उस पर हस्ताक्षर कर दिए और समझौते का मसौदा ब्रिटिश प्रधानमंत्री तथा भारत सरकार को तार द्वारा भेजा गया। इसके साथ ही पंडित मदन मोहन मालवीय, सर तेज बहादुर सप्रू और श्री जयकरण और डॉक्टर अंबेडकर आदि बड़े नेताओं ने प्रधानमंत्री को तार द्वारा सूचित किया
कि गांधी जी का स्वास्थ्य चिंताजनक है, अतः समझौते की शर्तों को शीघ्र ही स्वीकार करें। साथियों, जो समझौते की शर्तें थीं वह शर्तें इस प्रकार है। पहली शर्त थी प्रांतीय काउंसिल में आम चुनाव में अछूतों के लिए इस प्रकार जगहें सुरक्षित रहेंगी। मद्रास में 30, सिंध सहित बम्बई में 15, पंजाब में 8, बिहार और उड़ीसा में 18, मध्य प्रांत में 20, आसाम में 7, बंगाल में 30, संयुक्त प्रांत में 20, कुल 148 थी। ये संख्या प्रधानमंत्री द्वारा घोषित प्रांतीय समझौते की पूरी सीटों की संख्या पर आधारित है। इन सीटों का चुनाव संयुक्त निर्वाचन द्वारा निम्न तरीके से होगा। आम चुनाव में जितने दलित जाति के व्यक्ति भाग लेंगे वे हर एक सुरक्षित सीट के 44 व्यक्तियों को चुनेंगे। उनको एक ही वोट देने का अधिकार होगा। प्रारंभिक चुनाव में जिन 4 व्यक्तियों को सबसे अधिक वोट मिलेंगे वे आम चुनाव में उम्मीदवार खड़े होंगे। साथियों, यही डबल वोट नीति हटा करके संयुक्त एक वोट का अधिकार समझौते में मिला। यही सबसे बड़ा दुख का कारण रहा अम्बेडकर का कि दोहरा वोट का जो अधिकार था उसे छीन लिया गया और एक वोट का अधिकार से सहमत होना पड़ा। साथियों, जो तीसरा है शर्तें मिली समझौता के बाद, केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा में दलित जातियों के प्रतिनिधित्व इसी प्रकार संयुक्त निर्वाचन और संरक्षण सिद्धांत के अनुसार होगा और दूसरे नियम के अनुसार ही जो प्रांतीय काउंसिल के संबंध में है प्रारंभिक चुनाव भी होगा। चौथा था केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा में आम चुनाव की 18% सीटें दलित जातियों के लिए सुरक्षित रहेंगी। पांचवा, ऊपर केंद्रीय तथा प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं के लिए प्रारंभिक चुनाव द्वारा उम्मीदवारों को चुनने का तरीका 10 वर्ष के अंदर बंद कर दिया जाएगा। यदि वह इसके पहले ही नीचे लिखित तरीके से किए गए आपस में समझौते द्वारा बंद न किया गया। साथियों, यही जो 10 वर्ष का दिया गया है यही अम्बेडकर साहब 15 वर्ष के लिए मांग कर रहे थे। छठवां जो बिंदु आपको समझौते में दिया गया, दलित जातियों के केंद्रीय एवं प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं के लिए सुरक्षित सीट स्थानों से 1 या 4 नियम के अनुसार जो प्रतिनिधित्व होगा वह सब तब तक जारी रहेगा जब तक इसका उन संप्रदायों के आपस में समझौते द्वारा कोई निर्णय नहीं होता जिन्होंने इस समझौते में भाग लिया है। 7वां पॉइंट था अछूत जातियों के लिए केंद्रीय तथा प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं के लिए मताधिकार लोथियन कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार होगा। 8वां था अछूत जाति का होने के कारण कोई भी व्यक्ति म्यूनिसिपल या जिला बोर्ड के चुनाव या किसी सरकारी नौकरी की नियुक्ति के लिए अयोग्य करार नहीं किया जाएगा। बातों में निर्धारित शिक्षा के अनुसार अछूतों को उचित प्रतिनिधित्व दिलाने का सब तरह प्रयत्न किया जाएगा। 9वां है हर एक प्रांत में शिक्षा के लिए जो रकम निर्धारित की जाएगी उसमें से पर्याप्त रकम दलित जातियों की शिक्षा की सुविधा के लिए अलग कर दिया जाएगा। साथियों, इस जो उपरोक्त आपको शर्तें स्वीकृत की गई थीं उसमें कहीं भी आरक्षण शब्द का प्राविधान नहीं है। इसमें सीट सुरक्षित रहती है और प्रतिनिधित्व मिला है, लेकिन आज समाज में लोग आरक्षण कह करके समाज को गुमराह करते हैं। इसलिए साथियों, इस समझौते में कहीं भी जो लोग भाग लिए थे पंडित मालवीय, श्री डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब, श्री राजगोपालाचारी, सर श्री सप्रू बिड़ला, श्री राजा और C.M. पिल्ले, सर C.B. मेहता, श्री देवधर, श्री P.L. वेल्लू और श्री कपरूलम और राजभोग और श्री बारबले
और राजेंद्र प्रसाद आदि ने इन शर्तों पर हस्ताक्षर किए थे। साथियों, यह पूना पैक्ट का जो समझौता हुआ, यह विषम परिस्थितियों को देखते हुए अम्बेडकर साहब ने अपने समाज के हितों की रक्षा के लिए किए थे। लेकिन दोहरा वोट का जो उन्होंने डबल वोट की नीति को खारिज करके सिंगल संयुक्त नीति मिलना, यही हमारे लिए घातक आज सिद्ध हो रही है। इससे ये हो रहा है कि मनमाफिक विपरीत पार्टी वाले हमारे लोगों को माला मंच माइक प्रलोभन दे करके अपने मन मुताबिक खड़ा करके आपके ही लोगों को तोताराम बना के जिता करके आज हमारे सभी प्रभुत्व संपन्न सारी चीज़ों को हड़प रहे हैं। यही भविष्य जानते थे अम्बेडकर साहब कि अगर डबल वोट का अधिकार नहीं मिला इनको, तो ऐसे लोग संयुक्त वोट में हमारे लोगों को कन्फ्यूज करके किसी तरह से प्रलोभन दे करके डरा धमका करके साम दाम दंड भेद छल कपट से करके आप लोगों के बीच साथियों हमने जो पूना पैक्ट की वक्तव्य वाणी दिए, इसको अवश्य पढ़ें, लोगों तक जन जन तक पहुँचाएँ और अपने साथ हुए बैकवर्ड के साथ अन्याय को समझें और आधुनिक अन्याय से बचें। और BK महागुरु चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल बढ़े और अम्बेडकर साहब द्वारा और जो भी कार्य हैं उनको आप लोगों के सामने लाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सभी धम्म बंधुओं को सादर नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारतीय संविधान।